हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, हम अपने आज की वीडियो में जो टॉपिक लाए हैं वो है देवनागरी लिपि और इसकी विशेषताएं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा जिस लिपि से ली गई है वो है देवनागरी लिपि ही है। फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ बात आप सभी से कहना चाहेंगे। फ्रेंड्स, देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं आजकल ऐसा होता है कि लोग हिंदी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो ये मानते हैं कि जो लोग इंग्लिश जानते हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं हिंदी जानने वाले के मुकाबले। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये थिंकिंग गलत है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और अगर हम अपनी ही मातृभाषा की इज्जत नहीं करेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे तो वो गलत है। आप ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को बिल्कुल ना पढ़ें, इंग्लिश को भी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आप उसे एक टूल की तरह पढ़ें, यानी उसे एक काम में आने वाली भाषा की तरह। किसी को अपनी बात अगर वो हिंदी में नहीं समझ पा रहा है, उसे अपनी बात इंग्लिश में समझाने के रूप में इस्तेमाल करें। यह नहीं कि आप इंग्लिश को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, उसे ही सबसे ज़्यादा खास मानें, क्योंकि फ्रेंड्स जितनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए हिंदी है। मैं फ्रेंड्स ये नहीं कहती कि आप सब आज़ाद हो अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को लागू करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंड्स मैं हिंदी भाषा की समर्थक हूँ और यही चाहती हूँ कि अगर हमारी कोई मातृभाषा है, कोई भी हो चाहे, हम उसका ज़्यादा सम्मान करें। दूसरी भाषा को अगर हमें जानना भी है तो हम उसे अपनी मातृभाषा के मुकाबले थोड़ी कम वैल्यू दें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिंदी व संस्कृत की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण लिपि है। संविधान में इसे राजलिपि का पद प्राप्त है। हिंदी व संस्कृत का संपूर्ण साहित्य इसी लिपि में मिलता है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं का साहित्य भी इसी लिपि में मिलता है। यह लिपि संसार की प्राचीन लिपियों में से एक है। अति प्राचीन लिपि होने पर भी विद्वानों ने देवनागरी लिपि को संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा स्वीकार किया है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही प्रचलित रूप है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि हमारी जो हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा है, इनकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि से ही ली गई है। फ्रेंड्स, लिपि का तात्पर्य होता है कि वे चिन्ह, वे अक्षर, वो निशान जिनको प्रयोग करके हम किसी भी भाषा को लिखते हैं, उसे लिखित रूप में हम व्यक्त करते हैं। फ्रेंड्स, और इसके साथ ही फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि हमारी देवनागरी लिपि, इसको प्राचीन काल में ब्राह्मी लिपि कहा जाता था, जो काफ़ी प्राचीन रहने के कारण दो भागों में बांट दी गई। एक भाग जो उत्तर भाग में विकसित हुआ और दूसरा जो दक्षिणी भाग में विकसित हुआ, जिससे बांग्ला और उत्तर भारत में गुजराती, राजस्थानी, इस तरह की भाषाओं का विकास हुआ। फ्रेंड्स, ऐसा मानते हैं कि हिंदी भाषा बनने से पहले यह देवनागरी लिपि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में डिवाइड थी, और इसके साथ ही फ्रेंड्स ऐसा कहते हैं कि ये लिपि सबसे प्राचीन लिपि है। साथ ही प्राचीन लिपि होने के साथ ही जो मोस्टली भाषा वैज्ञानिक है वो ये कहते हैं कि इतनी प्राचीन है, इतनी पुरानी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक वैज्ञानिकता लिए हुए है। फ्रेंड्स, देवनागरी लिपि को एक वैज्ञानिक लिपि क्यों कहा गया है वो आप आने वाली वीडियो में आप जान जाएंगे, तो आगे इसे जानने का प्रयत्न करते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं जो इसे वैज्ञानिक लिपि सिद्ध करती हैं। सबसे पहली विशेषता जो है, वर्णमाला की पूर्णता। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि में जहां केवल 64 यानी 64 लिपि चिन्ह थे, वहीं देवनागरी में केवल 52 लिपि चिन्ह हैं, लेकिन फिर भी लिपि चिन्हों की यह संख्या संसार की अन्य भाषाओं से अधिक है। अंग्रेजी में लिपि में चिन्ह 26 यानी 26 हैं। जर्मन भाषा में लिपि चिन्ह 29 यानी 29 हैं। यही कारण है कि देवनागरी लिपि में हर ध्वनि को लिखा जा सकता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि हमारी देवनागरी लिपि, जिसका पूर्व रूप ब्राह्मी लिपि था, उसमें जो लिपि चिन्ह किसी भाषा को प्रदर्शित करने के लिए जो लिपि चिन्ह थे वो 64 थे, लेकिन उसी से हमारी देवनागरी लिपि का जन्म हुआ, जिसमें केवल 52 अक्षर यानी 52 लिपि चिन्ह प्रदर्शित किए गए। और इसके साथ ही जो अन्य भाषाएं हैं संसार की, अंग्रेजी को ले लीजिए फ्रेंड्स, जितना आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं
कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी संख्या 26 होती है, जो A to Z हम पढ़ते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स जर्मन भाषा की में जो लिपि है उसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 29 हैं। इसी कारण फ्रेंड्स वैज्ञानिक इसलिए कहा गया है इस भाषा को क्योंकि इसमें हर अक्षर, हर ध्वनि, हर साउंड को लिखा जा सकता है। और फ्रेंड्स इसको आगे जानने का प्रयत्न करते हैं। क्रमबद्धता। देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजनों को क्रमबद्ध रूप से लिखा गया है। पहले स्वर आते हैं, उसके पश्चात व्यंजन आते हैं, अंत में संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ और श्रेय आदि आते हैं। फ्रेंड्स इसका तात्पर्य है कि हमारी देवनागरी लिपि जिससे हिंदी भाषा का भी जन्म हुआ है उसमें वर्णमाला को एक बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया गया है। ऐसा नहीं कि किसी भी साउंड को हमने कहीं से उठाकर कहीं भी रख दिया गया। स्वर जिनको हम बिना किसी बाधा के मुख से ध्वनि निकालते हैं, बिना किसी स्थान पर हवा के टकराए हम ए, आ, ई इन सारे स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो उन्हें एक स्थान पर और उसके बाद विभिन्न स्थानों से निकलने वाली ध्वनियों को अलग अलग वर्ग में रखकर ये वैज्ञानिकता यानी क्रमबद्ध रूप से इसे व्यवस्थित किया गया है। इसके पश्चात फ्रेंड्स आगे इसमें आता है हमारा लिपि चिन्हों का आदर्श वर्गीकरण। देवनागरी में वर्णों का वर्गीकरण पूर्ण वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। पहले स्वर आते हैं, इसके पश्चात व्यंजन तथा अंत में संयुक्त व्यंजन। उच्चारण स्थान के आधार पर भी वर्णों का आदर्श वर्गीकरण किया गया है। फ्रेंड्स इसका तात्पर्य यही है कि हमारी देवनागरी लिपि में उसमें उच्चारण के आधार पर हर वर्ण को, हर अक्षर को व्यवस्थित किया गया है। जैसे फ्रेंड्स स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले ह्रस्व स्वर जिसमें ए, ई, उ और री ये आते हैं। इसके पश्चात दीर्घ स्वर जिन्हें आ, ई, उ और इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा संयुक्त स्वर जिन्हें ए, ओ, औ। फ्रेंड्स इस प्रकार इन्हें यानी इसका अगर हम स्वर को हम ध्यान से देखें फ्रेंड्स, उसमें ऐसा होता है पहले छोटी मात्रा वाला शब्द, उसके बाद बड़ी मात्रा वाला शब्द, फिर छोटी मात्रा, फिर बड़ी मात्रा। इसी प्रकार पूरे स्वर को हमने हमारी देवनागरी लिपि में व्यवस्थित किया गया है। इसी प्रकार फ्रेंड्स व्यंजनों का वर्गीकरण भी वैज्ञानिक आधार पर किया गया है, जो इस प्रकार है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। फ्रेंड्स इसका तात्पर्य यह है कि जो क वर्ग के व्यंजन हैं इन सभी का उच्चारण कंठ से होता है, तो इन सभी वर्गों, इन सभी अक्षरों को एक ही वर्ग में स्थान दिया गया है। इसके पश्चात जो च वर्ग आता है फ्रेंड्स हमारा, इन सभी वर्णों का उच्चारण तालु से होता है, जिसके कारण इन सभी अक्षरों को एक साथ रखा गया है एक ही वर्ग में, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भ्रम उत्पन्न ना हो। इसी प्रकार फ्रेंड्स ट वर्ग जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है, उन्हें वैज्ञानिक ढंग से इसमें क्रमबद्ध रूप से लिखा गया है। इसी प्रकार फ्रेंड्स त वर्ग जिसका उच्चारण दंत से और अगला प वर्ग जिसका उच्चारण ओष्ठ से। इसी प्रकार फ्रेंड इन्हें एक क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया गया है। इसके पश्चात फ्रेंड्स कै से मैं तक यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग का अंतिम अक्षर मैं, यहाँ तक जो 25 अक्षर हैं इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया है। इसके पश्चात य, र, ल, व इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। इसके पश्चात श, श, है इन्हें ऊष्म व्यंजन, और इसके पश्चात क्ष, त्र, ज्ञ और श्रेय इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा गया है। इसके बाद फ्रेंड्स क, ख, ग, ज, फा ये सभी आगत ध्वनियाँ हैं। फ्रेंड्स इसमें ये बात ध्यान देने वाली है कि ये कै के नीचे इसमें नुक्ता लगा हुआ है। छोटा सा पॉइंट फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, कै के नीचे ख, ग, ज, फ ये सारे अक्षर आगत ध्वनियाँ हैं जिन्हें फारसी यहाँ की लिपि से लिया गया है। इनको भी फ्रेंड्स अलग से स्थान इस भाषा में दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह। इसका तात्पर्य नागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह की व्यवस्था है, लेकिन अन्य लिपियों में यह व्यवस्था नहीं है। उदाहरण के लिए रोमन लिपि में कै ध्वनि के लिए के, सी, क्यू, सी, एच 4 लिपि चिन्ह हैं। इसी प्रकार अन्य लिपियों में भी एक ध्वनि के लिए अनेक लिपि चिन्ह मिलते हैं। फ्रेंड्स इसका तात्पर्य है कि यदि हम मुख से कोई भी ध्वनि निकालते हैं तो देवनागरी लिपि में उस स्पेसिफाई यानी अलग से ध्वनि के लिए अलग से अक्षर मौजूद है, यानी आप उस अक्षर के प्रयोग से अपनी बात को लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन यदि आप वही बात इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है
रोमन भाषा का, जिसमें कै ध्वनि के लिए 4 तरह के अल्फ़ाबेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, यानी के, सी, क्यू और सी एच। इन सभी को हम कैसे ही प्रदर्शित करेंगे, जो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन कर देता है। अगर आप छोटे बच्चों को आप यही बात पढ़ाने लगें, बड़ा तो एक बार को समझ लेगा, लेकिन छोटे बच्चों को समझने में कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशानी आ सकती है। इसके बाद फ्रेंड्स, एक चिन्ह से केवल एक ध्वनि। नागरी लिपि में चिन्ह केवल एक ध्वनि को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए नागरी लिपि में कै केवल कै की ध्वनि के लिए है, लेकिन रोमन जैसी कई लिपियों में ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए रोमन लिपि में सी चिन्ह से, चे, कै आदि ध्वनि के लिए होता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि अगर हम कै को लिख रहे हैं तो उसका अगर हम उच्चारण करेंगे तो वो कै ही बैठेगा। ऐसा नहीं कि हम उसे चे भी लिख सकते हैं या इसके अलावा हम उसे और भी कुछ लिख सकते हैं, नहीं। अगर हमने कै की लिपि हमने प्रस्तुत की है तो उसका तात्पर्य ये है कि हम कै ही लिखना चाह रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर हम रोमन भाषा का एग्जाम्पल लें तो उसमें सी लिपि चिन्ह के लिए अलग अलग सिंबल यानी अलग अलग उच्चारित वर्ण प्रस्तुत मान सकते हैं, जैसे से, चे, कै। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर हमें चीफ बोलना है तो सी हम प्रस्तुत करेंगे। अब अगर हम काम डाउन बोलेंगे तो वहाँ भी सी प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उसका उच्चारण कै की तरह हुआ। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार कहीं ना कहीं अन्य भाषाओं में ये वैज्ञानिकता नहीं है जो हमारी देवनागरी लिपि में है। इसके बाद स्वरों की ह्रस्व दीर्घ मात्राएं उपलब्ध। नागरी लिपि में केवल ए को छोड़कर सभी स्वरों की ह्रस्व दीर्घ मात्राएं उपलब्ध हैं। व्यंजनों के साथ जोड़कर इन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जहां प्रत्येक उच्चारित मात्रा की ध्वनि के लिए, यानी उसमें समय के आधार पर भी उन मात्राओं में वर्गीकृत किया गया है, ताकि अगर एक मात्रा का समय लगता है तो वो ह्रस्व मात्रा, और अगर 2 मात्राओं का समय लगता है तो वो दीर्घ मात्रा होगी। और उसके लिए अच्छे से इसमें स्थान दिया गया है, जिसमें ए की अक्षर की कोई मात्रा नहीं है, बाकी अन्य सभी अक्षर की यहाँ मात्राएं दी गई हैं, जिनका प्रयोग हम स्वर पर कर सकते हैं, व्यंजन पर कर सकते हैं, व्यंजन पर कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा प्रत्येक वर्ण का उच्चारण। देवनागरी लिपि में हर वर्ण का उच्चारण किया जाता है, अर्थात जो वर्ण लिखा जाता है उसका उच्चारण अवश्य किया जाता है, परंतु रोमन लिपि में कुछ वर्ण लिखे तो जाते हैं परंतु उनका उच्चारण नहीं किया जाता। फ्रेंड्स, देवनागरी लिपि में हम जो भी अक्षर लिख रहे हैं, जो भी शब्द हम लिख रहे हैं, उस शब्द को हम उच्चारित कर सकते हैं, लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनमें हम लिखने के बाद उस भाषा में उस उच्चारित करने के लिए अक्षर ही नहीं दिए गए। जैसे फ्रेंड्स, अगर हम हिंदी में पढ़ें, यानी देवनागरी लिपि का अक्षर है ठे ठठेरा, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो इसके लिए देवनागरी लिपि में उच्चारण हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम रोमन भाषा में इसके पढ़ें तो इसके लिए उन्होंने लिपि चिन्ह दिया ही नहीं हुआ और उसका हम उच्चारण भी नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, जब लिपि चिन्ह नहीं है तो उच्चारण कैसे करेंगे? जैसे एग्जाम्पल है फ्रेंड्स हमारा, अब यहाँ पे अगर हम समझें नाइफ, यानी यहाँ पर के का उच्चारण नहीं किया जा रहा, ये साइलेंट है, जबकि फ्रेंड्स देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं होता, जो अक्षर लिखा गया है उसे हम पढ़ेंगे अवश्य। इसी प्रकार नाइट, यहाँ पर फ्रेंड्स जी का उच्चारण नहीं किया जा रहा, जहाँ पर जी साइलेंट है। इसी प्रकार आगे आता है फ्रेंड्स इसमें हमारा जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। देवनागरी लिपि में हम जो भी लिख रहे हैं उसको हम वैसे ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम उसमें कोई भी अक्षर कोई भी वर्ण हम मिस कर दें। जैसा यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है PUT पुट, लेकिन अगले एग्जाम्पल में BUT बट। फ्रेंड्स, इसमें ये बात ध्यान देने वाली है कि पहले एग्जाम्पल में ऊ यानी ऊ की मात्रा यानी यू को हमने प्रयोग किया है, बट अगले एग्जाम्पल में हमने बट लिखा है जिसमें यू को हमने प्रयोग नहीं किया। इसी प्रकार अगला GO गो, यहाँ हमने ऊ की मात्रा ना लगाकर ओ की मात्रा लगाई है, जबकि TO टू में हमने ओ की मात्रा ना लगा करके ऊ की मात्रा लगाई है, जिसमें फ्रेंड्स दोनों की स्पेलिंग तो सेम ही है ऑलमोस्ट, केवल फर्स्ट कैरेक्टर चेंज है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इसमें उच्चारण अलग अलग किया है, जबकि देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं होता। अगला आता है फ्रेंड्स इसमें हमारा वर्ण का उच्चारण स्थान। स्थान के अनुसार देवनागरी की लिपि की यह एक विशेषता है, इसमें वर्णों का निर्माण उच्चारण स्थान को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। फ्रेंड्स, जैसा कि बताया था अभी हमने पिछले पॉइंट्स में कि हमारी देवनागरी लिपि में हर स्थान से उच्चारित होने वाले अक्षर को हर जगह एक इस वर्ग में व्यवस्थित किया गया है, जैसे कै वर्ग, च वर्ग,
ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगली पॉइंट्स आते हैं हमारे अनुस्वार व चंद्र बिंदु जैसे सूक्ष्म लिपि चिन्हों की व्यवस्था। फ्रेंड्स देवनागरी लिपि में अनुस्वार और चंद्र बिंदु ये ऐसे बिंदु हैं जिन इन छोटी छोटी ध्वनियों के लिए भी लिपि चिन्ह दिया हुआ है। जैसे इन लिपि चिन्हों के माध्यम से ही हंस और हंस यानी रंग और रंगना जैसे उच्चारण के सूक्ष्म भेदों को भी दर्शाया जा सकता है। यानी फ्रेंड्स इन दोनों चिन्हों के यानी अनुस्वार और अनुनासिक इन्हीं दोनों स्वरों चिन्हों के द्वारा हम इनके मध्य सूक्ष्म अंतर को भी समझ सकते हैं। जैसे अगर हम है के ऊपर अनुस्वार लगाते हैं तो इसकी तात्पर्य है कि हंस एक पक्षी, और अगर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं तो इसका तात्पर्य है हंस यानी हंसना एक क्रिया। आगे उपयुक्त विवेचन में आलोक में यह निभ्रांत रूप से कहा जा सकता है कि देवनागरी लिपि एक व्यवहारिक, विकासशील और वैज्ञानिक लिपि है। इसके स्वनिमों और लिपिकों में एक रूपता है। यह लिपि हर ध्वनि को लिपिबद्ध करने में सक्षम है। यही कारण है कि स्वदेशी और विदेशी भाषाओं वैज्ञानिकों ने इस लिपि को सर्वाधिक उन्नत, समृद्ध और वैज्ञानिक लिपि माना है। फ्रेंड्स इसका तात्पर्य है कि मान जो हमने इस वीडियो में पॉइंट्स आप सभी को प्रस्तुत किए हैं, इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है, जिसे कई देशों के वैज्ञानिक भाषा वैज्ञानिकों ने भी माना है। तो फ्रेंड्स हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल भी साबित होगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ भी कहना चाहें या आप कोई भी टॉपिक ऐसा जो आपको कठिन लगता हो टेट एग्जाम से लेकर के, आप उसको हमारे चैनल पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी उस कठिनाई को दूर कर सकें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर सेफ रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।